तो भाइयों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। आज हम लोग शुरुआत करेंगे विद द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन से। तो इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं। तो भैया कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे भाई? वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट? तो सबसे पहला कि बिजनेस लगातार ग्रो कर रहे हैं। सोचो डोमिनोज जिसका पिज्जा तुम खाते हो, दैट इज नॉट एन इंडियन कंपनी। पिज्जा हट इज नॉट एन इंडियन कंपनी। मैकडोनल्ड्स इज नॉट एन इंडियन कंपनी। तो ये कैसे मैनेज करते होंगे किसी और कंट्री में रहकर, अलग अलग कंट्री में बिजनेसेस? मैकडोनल्ड्स के तो हर चौथे हफ्ते में एशिया में एक ना एक नया स्टोर खुलता है। इतनी तेज गति से मैकडोनल्ड्स इज एक्सपैंडिंग। तो तुम्हें नहीं लगता कि यूएस में जो मैकडोनल्ड्स का हेडक्वार्टर है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता होगा अलग अलग नेशन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाना, सारा हिसाब रखना, प्रॉपर डायरेक्टिव्स देना? इट इज पॉसिबल only when there is a channel of effective communication। इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। तो बिजनेस जैसे जैसे ग्लोबलाइज होते जा रहे, बड़े बनते जा रहे, कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो पहला पॉइंट इंक्रीज इन साइज। तो भाइयों दूसरा पॉइंट है ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। हर एक बिजनेस के अंदर काम को डिवाइड किया जा रहा है। मतलब मेरी कॉलोनी में एक दोस्त रहता है, इसकी छोटी सी किराने की दुकान है। मैंने पूछा तो दुकान में क्या काम करते हैं? तो उसने कहा सेलिंग पापा देखते हैं, मैं परचेसिंग देखता हूं। तो मैंने बोला इतनी छोटी सी दुकान और उसमें भी डिविजन ऑफ वर्क? तो सोचो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटाइजेशन के अंदर भी कितना डिवीजन ऑफ वर्क होता होगा। हर एक का काम डिफाइंड है। प्रोडक्शन अलग है, सेल्स अलग है, एचआर अलग है, मार्केटिंग अलग है। उसके अंदर अगर सब डिविजन होंगे तो वो भी अलग अलग अलग। क्या हो गया भैया, क्या हो गया? तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि एक डिवीजन दूसरे डिवीजन के साथ कम्युनिकेट करे, तभी जाकर ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाएंगे। तो ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन मतलब बहुत सारा डिपार्टमेंटाइजेशन हो गया है, इसलिए डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो भाइयों तीसरा पॉइंट है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं गला काट प्रतियोगिता। और यही तो हो रहा है भाई। जियो वोडाफोन का गला काट रहा है, वोडाफोन एयरटेल का गला काट रहा है। सब एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट यू द बेस्ट पॉसिबल सर्विस। इसी को कहते हैं हम लोग कट थ्रोट कंपटीशन। तो जब गला काट प्रतियोगिता चल रही हो तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम अपने कस्टमर्स, अपने मार्केट को ये बता पाओ कि तुम्हारे पास क्या फीचर्स है। तो एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग योर कस्टमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट जब कट थ्रोट कंपटीशन हो। तो अगला पॉइंट है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। अगर इन वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी तो कंपनी का प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा तो सेल्स रुक जाएंगी, सेल्स रुक गई तो प्रॉफिट, धन नहीं होगा। तो ऑल टुगेदर वर्कर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन वर्कर्स की यूजुअली यूनियंस होती हैं, क्योंकि एक बेचारा अकेला मजदूर कैसे लड़ेगा सीईओ के साथ ऑफ द कंपनी, इसलिए वर्कर्स अपनी यूनियन बना लेते हैं और यूनियन का एक लीडर घोषित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट इस यूनियन लीडर से अच्छे टर्म्स रखे, प्रॉपर कम्युनिकेशन रखे, ताकि कभी भी स्ट्राइक और रियॉट्स की नौबत ना आए। अगला पॉइंट है ह्यूमन रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट टाइम टाइम पर अपने एम्प्लॉय से इंटरैक्ट करते रहे, उन्हें गाइड करते रहे। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हो सकता है एम्प्लॉयज एक अलग ही डायरेक्शन में चले जाए और टॉप मैनेजमेंट कुछ और ही एक्सेप्ट कर रहा हो और टॉप मैनेजमेंट कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉप मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस में लेकर ही कोई डिसीजन ले। सपोज ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आने, टेली लेकर आने, मैनुअल बुक अकाउंटिंग खत्म करनी है, तो एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो प्लान प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो फॉर बेटर रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो अगला पॉइंट है पब्लिक रिलेशंस। यार बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होती है, बहुत सारे अलग अलग
फील्ड के लोगों से लगातार टॉप मैनेजमेंट मिलता रहता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज, टैक्सेशन अथॉरिटीज, मीडिया, इन सब के साथ कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर, बहुत इफेक्टिव हो, बिना किसी एम्बिग्विटी के, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड इमेज इंप्रूव हो। इसलिए ह्यूमन रिलेशंस के साथ साथ पब्लिक रिलेशंस को भी मेंटेन करना इज पॉसिबल ओनली थ्रू कम्युनिकेशन। एंड लास्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन तुम्हारा पर्सनल एसेट है। कम्युनिकेशन इज इम्प्रेग्नेबल, नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू। अगर तुम एक अच्छे कम्युनिकेटर हो तो भैया तुमने जंग पहले ही जीत ली है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो तरीके के डर होते हैं, एक होता है स्टेज का डर और एक होता है माइक का डर। अगर तुम लोग माइक के डर पे काबू पा चुके हो, सो यू विल बिकम अ वेरी सक्सेसफुल कम्युनिकेटर। तो भाइयों, ये कम्युनिकेशन होता कैसे है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है? तो कम्युनिकेशन की साइंटिफिक प्रोसेस दे रखी है इन द मॉड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एरिया में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो देयर आर 7 स्टेप्स, 7 एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले मैं तुम्हें फोकस कराना चाहूंगा ऑन द वर्ड प्रोसेस पे। कम्युनिकेशन प्रोग्राम नहीं है कि शुरू हुआ और खत्म हो गया। कहीं शादी नहीं हो रही है कि अपन गए, खाना खाया, थाली पटकी और बाहर। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। कम्युनिकेशन लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक मोमेंट कंटिन्यू होता जाएगा। कम्युनिकेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो भैया, कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें पूरी बात बताने की कोशिश करता हूं। तो भैया, ये मैंने बना दिया है हमारे गुड्डू पंडित, और दूसरी साइड मैंने बना दी स्वीटी। अब गुड्डू पंडित के दिमाग में एक आइडिया आया। गुड्डू पंडित को लगा कि वो स्वीटी को लाइक करते हैं, वो चाहते हैं कि स्वीटी हमेशा उनके साथ ही रहे। तो गुड्डू पंडित हैड एन आइडिया। गुड्डू पंडित ने उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए एक मैसेज बनाया। तो आइडिया ये था कि गुड्डू पंडित स्वीटी से प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि स्वीटी हमेशा उनके साथ ही रहे। सो दिस वाज एन आइडिया। लव करते हैं गुड्डू पंडित, ये मैसेज था जो गुड्डू पंडित ने बनाया। अब फाइनली इस मैसेज को उन्हें करना है इनकोड। तो गुड्डू पंडित ने सोचा कि मैं इनकोड कैसे करूं। इनकोड हमेशा 3 तरीके से किया जा सकता है, या तो वर्बल इनकोडिंग होगी वर्ड्स में, या फिर नॉन वर्बल इनकोडिंग होगी, या फिर बोथ होगा। इसके अलावा इनकोडिंग का और कोई तरीका नहीं है। तो मैसेज को बनाऊं कैसे, इनकोड कैसे करूं? तो गुड्डू पंडित ने सोचा लव लेटर लिखना सबसे बढ़िया तरीका है। तो गुड्डू पंडित ने अपने मैसेज को इनकोड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द लव लेटर। तो भैया, सेंडर ने सोचा आइडिया को कर दिया इनकोड, यानी कि लव लेटर लिख दिया गुड्डू पंडित ने। तो अब इस लव लेटर को भेजने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होगी, वो कहलाएगा अगला एलिमेंट विच इज कॉल्ड चैनल। तो समझो, बाय पोस्ट भेजा, बाय ट्रेन भेजा, ये कहलाएगा चैनल। तो जैसे ही ये लव लेटर स्वीटी को मिलेगा, स्वीटी को अब मैसेज को करना होगा डिकोड, यानी लव लेटर को खोल के देखना होगा और पढ़ना होगा कि लव लेटर में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है और स्वीटी क्या समझ पाई उस लव लेटर से। सो नाउ देयर विल बी डिकोडिंग ऑफ व्हाट इज इनकोडेड बाय सेंडर, यानी कि गुड्डू पंडित। तो गुड्डू पंडित ने इनकोड कैसे किया था, लिखकर, लव लेटर बनाकर। अब स्वीटी डिकोड कैसे करेगी, उस लव लेटर के वर्ड्स को पढ़ के इंटरप्रेट करेगी, अंडरस्टैंड करेगी। और फिर अगर स्वीटी को लगता है कि वो भी गुड्डू पंडित से प्रेम करती है एंड शी अग्रीज टू इट, समझ गई है स्वीटी की गुड्डू पंडित क्या कहना चाहते हैं, और स्वीटी भी कहीं ना कहीं अपने दिल में यही फील करती है, तो स्वीटी देगी फीडबैक टू गुड्डू पंडित। तो वो फीडबैक इज द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो भैया, इन सारे एलिमेंट्स के बीच में एक और एलिमेंट हो सकता है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉइस। यार, हो सकता है कि गुड्डू पंडित की राइटिंग बहुत ही खराब हो, मतलब एकदम वाहियात, हम बता रहे तुमको, बहुत ही खराब, वाहियात। और स्वीटी ने जैसे ही लेटर खोला, उसमें एक तो तेल लगा हुआ था टिफिन वाला येलो कलर का, और ऊपर से राइटिंग बहुत ही वाहियात। स्वीटी समझ ही नहीं पाई कि क्या कहना चाह रहे हैं गुड्डू पंडित जी। तो स्वीटी ना डिकोड कर पाएगी और ना ही फीडबैक दे पाएगी। तो नॉइज एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। मैंने तुम्हें कुछ कहा
और बीच में सडनली बहुत तेज आवाज आ गई, हॉर्न बजा के चला गया कोई ट्रक में, तो उस केस में मैंने जो कम्युनिकेट किया वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाया, तो तुम डिकोड कैसे करोगे जब तुमने रिसीव ही नहीं किया? तो नॉइज इज सच अ बिग इशू। तो नॉइज से मेरा मतलब है अदर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हो सकता है राइटिंग खराब हो सकता है कोई ट्रक का हॉर्न बजा कर चला जाए, हो सकता है कि जो लेटर भेजने वाला है चैनल वो ही गलती कर दे, गलत लेटर पहुंचा दे, जो बबलू पंडित ने लिखा हुआ है लेटर, अब मान लो चैनल ने गलत लेटर पहुंचा दिया, गुड्डू पंडित की जगह बबलू पंडित का लेटर पहुंचा दिया, तो स्वीटी को समझ में थोड़ी आने वाला है मेरे भाई, क्योंकि लेटर्स ही अलग अलग है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन अफेक्ट ना करे, अदरवाइज डिकोडिंग नहीं होगी और फीडबैक नहीं आ पाएगा, कम्युनिकेशन विल नॉट बी कंप्लीटेड। तो याद रखना, एक होगा सेंडर, सेंडर के पास आइडिया होगा, सेंडर उस आइडिया को इनकोड करेगा इन द मैसेज। इनकोडिंग कैसे करेगा? या तो बोल के कर सकते हैं, या फिर लिख के कर सकते हैं, या तो इशारे से कर सकते हैं। बस यही तरीके हैं इनकोडिंग करने के, इसके अलावा तरीके एग्जिस्ट नहीं करते। तो सेंडर मैसेज को करेगा इनकोड, फिर मैसेज को सेंड कर देगा थ्रू अ चैनल। अगर बोल रहा हूं तो हवा ही वो चैनल है जिससे तुम्हें आवाज पहुंच पा रही है, अगर हवा ना हो तो वी कैन नॉट कम्युनिकेट। ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए साइंटिफिकली। उसके बाद अगर मैं रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो आई नीड अ स्पीड पोस्ट या फिर जीमेल, इंटरनेट, समथिंग आई नीड एज अ चैनल, तभी जाकर मेरा मैसेज पहुंचेगा टू द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट इज द वन हु रिसीव्स द मैसेज एंड अंडरस्टैंड्स द मैसेज एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज। तो जो रिसीव करता है मैसेज को, फिर उसको समझने की कोशिश करता है, समझने के बाद एनालिसिस करता है, इंटरप्रिटेशन करता है और फिर फाइनली रिस्पॉन्ड करता है। इसके पहले होती है डिकोडिंग, यानी रिसिपिएंट सेंडर के मैसेज को समझने की कोशिश करता है और फिर फाइनली होता है फीडबैक, और इन सब के बीच में है नॉइज। These are the elements of communication process। सबसे पहले होगा सेंडर, फिर होगा आइडिया या फिर मैसेज, फिर होगा एनकोडिंग, फिर होगा चैनल, फिर होगा रिसिपिएंट या फिर रिसीवर, फिर होने वाला है डिकोडिंग, फिर होने वाला है फीडबैक और फाइनली होने वाला है मेरे भाइयों नॉइज। तो भैया सवाल ये है कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय दिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन? तो हमेशा याद रखना, जब भी तुम लोग कम्युनिकेट कर रहे हो और तुमने अपना इंटेंडेड मीनिंग सामने वाले तक पहुंचा दिया तो वो कहलाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम लोग कम्युनिकेट कर रहे हो और उस कम्युनिकेट में तुम जो सोच रहे थे वो सामने वाले को नहीं सुचवा पाए, तो उस केस में कम्युनिकेशन नहीं है, मिसकम्युनिकेशन है। बिल्कुल यही लैंग्वेज यूज करूंगा मैं, सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा सामने वाले को, तो वो मिसकम्युनिकेशन है। लेकिन अगर तुम लोग सामने वाले को सही सुचवा पाए तो उस केस में वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो सुचवाने पर डिपेंड करेगा मेरे भाई कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या फिर इनइफेक्टिव। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंटेंडेड मैसेज मस्ट बी क्लियर्ड इन द माइंड ऑफ द रिसिपिएंट्स, यानी रिसिपिएंट्स को सुचवाना है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। सबसे पहला, सेंडर क्रेडिटेबल होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि कोई गपोड़ी बाज है, वो कुछ तो भी बोलता रहता है। जैसे मेरा दोस्त था क्लास 6 में, बोलता था मेरे घर पे प्लेन है। मैंने बोला वाह यार, बढ़िया गजब बात है, हेलीकॉप्टर भी होंगे फिर 2-3। तो अगर सेंडर ही क्रेडिटेबल नहीं है, मतलब सेंडर कुछ तो भी बकवास करता रहता है, इनसेन माइंड का है या फिर बहुत ज़्यादा बोस्टफुल है, तो उस केस में सेंडर अगर कुछ भी बोलेगा तो मैं इतना अटेंटिव होकर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, उस केस में कम्युनिकेशन विल बी लॉस्ट। तो सेंडर का क्रेडिटेबल होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैसेज अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, एनकोडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, एंड लास्ट ऑफ ऑल मैसेज किस तरीके से रिसिपिएंट को अफेक्ट करता है, यानी रिसिपिएंट का इंटेंडेड रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता है, रिसिपिएंट फीडबैक देता है या नहीं देता है। अगर रिसिपिएंट डिकोड ही गलत कर पाया, राइटिंग समझ में नहीं आई या फिर उसने इंग्लिश में लिख दिया और रिसिपिएंट सिर्फ हिंदी जानता था, तो उस केस में मैसेज का कोई मीनिंग नहीं होगा फॉर द रिसिपिएंट। तो प्लीज याद रखना 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला कि मैसेज अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सेंडर क्रेडिटेबल होना चाहिए, और तीसरा रिसिपिएंट डिकोडिंग प्रॉपर करे ताकि सही मैसेज रिसिपिएंट तक पहुंच पाए, यानी कि हाउ द मैसेज अफेक्ट्स द रिसिपिएंट। तो ये 3 पॉइंट है, अगर ये 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं तुम्हें वापस मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।